हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर रिवीजन ऑफ एचएससी। हम लोग सॉल्यूशन का रिवीजन कर रहे थे, तो लेट अस कंटिन्यू। आज ये तीसरा वीडियो है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में होगा। बहुत ही सिंपल है ये, और आप बहुत अच्छे से समझ कर लिख भी सकते हो। चलो शुरू करते हैं। पहले तो बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट यानी क्या होता है भाई। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिस पे कोई सॉल्वेंट बॉईल होता है। तो अगर ऐसा डेफिनेशन आप सोच रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरा, कोई ऐसे बोलता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स टू वेपर। तो ये पार्शियली सही है, बट ये कॉमन मैन डेफिनेशन है। जिनको केमिस्ट्री या जिनको साइंटिफिक रीजन नहीं पता कि बॉइलिंग पॉइंट आता कब है किसी भी लिक्विड का। तो चलो देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। याद रखना, कभी भी इसको द पॉइंट एट विच नहीं बोलना है, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं होता। द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure. The temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure. ओके, तो इस टेम्परेचर पे जब आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर और बाहर का वेपर प्रेशर, एक कॉमन सी एग्जांपल है। देखो आप, ये हो, अगर आप खुद को लिक्विड मान के चलो, तो ये आपका एनवायरनमेंट है कि आजू बाजू से सब वाटर मॉलिक्यूल है और बाहर एटमॉस्फेरिक के प्रेशर है। तो आप देखो, कभी आप अपने फैमिली के साथ किसी के घर में गए हो, आपके पेरेंट के किसी फ्रेंड के घर में, तो आप पहले दिन उनके कूद कूद के सीधा बेडरूम हॉल किचन तक घुस जाओगे? नहीं घुस जाओगे। आप बहुत शाई फीलिंग में एक जगह पे बैठोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि हमारी पहचान हो थोड़ी, या उनके बच्चों के साथ पहचान हो, तो देन वी कैन ओपन अप प्रॉपरली, बात कर सके। वैसे ही ये भी होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल आपकी तरह शाय है, पहले ही दिन ओपन नहीं होने वाला किसी के सामने। तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है ना, उसके लिए नया है। जाना तो चाहता है वो, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका खुद का जो प्रेशर है वो अलग है, एनवायरनमेंट, और बाहर का एनवायरनमेंट अलग है। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पे बाहर का प्रेशर और अंदर का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है। और जब माहौल सेम हो जाए ना, तो ये मॉलिक्यूल खुशी खुशी वेपराइज होकर बाहर निकल जाएगा। तो उस टेम्परेचर को, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए वाटर, हम 100 डिग्री बोलते हैं। बट याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होता है भाई। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कर दूं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपके घर में एक प्रॉपर एग्जांपल है, वो है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है पानी का, इसलिए वो जल्दी बॉईल करता है, क्योंकि स्टीम अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं आ पाता। क्योंकि आपने प्रेशर लगाया हुआ है, तो प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो व्हाट बाय डिफॉल्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 100 degree when I say the atmospheric pressure is 1. हिमालयन रीजन में जाओ, वहां पे वेपर प्रेशर कम है। आप देखो, गूगल पे सर्च करो, वेपर प्रेशर ऑफ इन द हिमालयन रीजन इज 65-68 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। तो ये फैक्ट है ना, कोई बता नहीं पाता आपको। आपको रटवाया जाता है कि भाई ये रट लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री। लेकिन भाई क्यों? ऐसी कौन सी खास बात है पानी में कि 100 पे ही बॉईल हो रहा है? मेरे को नहीं पसंद, मेरे को चाहिए 105 डिग्री पे बॉईल होते हुए। अरे करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन मेक द वाटर टू बॉईल एट 76। यू कैन मेक वाटर टू बॉईल एट 125। आपको जो चाहिए, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करने हैं जिसमें आप प्रेशर सेट कर सको। ऑटोमेटिकली वो वाटर उसी टेम्परेचर पे बॉईल होगा जो आप चाहे। तो चलो, ये तो एक्स्ट्रा बात कह दी मैंने। अब सवाल उठता है कि जब आप सपोज आपके पास एक बीकर है जिसमें सिर्फ पानी है, ओनली पानी, सिर्फ पानी, और दूसरा एक बीकर है जिसमें आपने नींबू शरबत बनाया है। चलो नींबू शरबत नहीं लेते, शुगर सॉल्यूशन लेते हैं। सो वाटर प्लस शुगर है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूं तो आपको और इजी हो जाएगा। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ,
सिर्फ शुगर के पार्टिकल्स है, वाटर के पार्टिकल्स है यहाँ पे। तो ये थोड़े बहुत वाटर के पार्टिकल्स मैं निकाल रहा हूँ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे भी ऊपर वाटर के पार्टिकल्स तो है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े और निकाल दूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यार मजा आता है ये पढ़ने को, पता है आपको, क्योंकि इससे अच्छा कंसेप्ट नहीं है कि हम जो घर में कर रहे हैं वो यही है और हमें आज तक पता ही नहीं, ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे समझो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है पिंक कलर वाले, तो अंदर भी सॉरी शुगर के मॉलिक्यूल्स है, तो अंदर भी मैंने निकाल दिया है। थोड़े वाटर के मॉलिक्यूल भी खींच दूं अंदर। ओके, अब प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे जब सिर्फ पानी है तो सरफेस पे देखो सारे पानी के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, तो वो बहुत उनको है ना क्यूरियोसिटी है बाहर जाने की। तो जैसे ही ये 1 एटमॉस्फेयर के आसपास आएगा ना, दे वेपर प्रेशर हट जल्दी हो जाएगा उनका। क्यों? क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे फटाक से वेपर प्रेशर इक्वल हो गया, तो खुलेआम घूमने लगेंगे गैस बन के, वेपर बन के। करेक्ट? तो इनका अगर वेपर प्रेशर मैं P0 मानूं, और यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो कम हो गई, क्योंकि सल्यूट उसको जाने नहीं दे रहा है। सल्यूट किसी ना किसी तरीके से उसको बाइंड है। इट कैन बी अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट कैन बी सम वीक वैन डर वाल फोर्स। तो इनको टाइम लग रहा है, तो टाइम लग रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर प्रेशर और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हीट और करना पड़ेगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर वेपर प्रेशर आता है जिसका वेपर प्रेशर P है। तो अज्यूम करते हैं कि T0 पे ये बॉईल हो गया और ये TB पे बॉईल हो गया। तो बाय डिफॉल्ट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर, वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा था, तो बॉईल जल्दी हो गया क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर जल्दी आ गया। ये कम था तो टाइम लग गया, इसको बहुत ज्यादा होने लग गया जब तक कि वो इक्वल ना हो। ओके, तो बाय डिफॉल्ट इसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बढ़ गया, क्योंकि टाइम लग रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल जा ही नहीं पा रहे इजीली। तो इसी को हम लोग एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कोरिलेट करते हैं जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब एलिवेट होना, मतलब बढ़ना। तो डेल्टा टीबी इज द एक्चुअल सिंबल यू रिप्रेजेंट। तो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू टीबी माइनस T0B, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो T0 जिसके ऊपर जीरो है वो प्योर कंपोनेंट का है, भले वो सोल्यूट हो या सॉल्वेंट। अभी के लिए हम सॉल्वेंट मान रहे हैं क्योंकि वाटर लिया है। तो इसको मुझे भी कोरिलेट करना पड़ेगा कि ये रिलेटेड टू मोलार मास ऑफ सोल्यूट है कि नहीं। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट या समझ लो, फिर हम लोग अगले पार्ट पे जाते हैं। तो ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट पे जब हम जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, इसको मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ना, तो उसको ग्राफिकली देखते हैं। सपोज ये मैंने थोड़ा ग्राफ मेरा टेढ़ा आएगा, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस। मैं दो कलर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। सपोज आपने प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यूज पहले बनाया, तो वो कब आएगा, कैसे? देखो ऐसे आएगा। ओके, तो यहाँ पे y एक्सिस पे वेपर प्रेशर है और x एक्सिस पे टेम्परेचर है इन केल्विन। ओके, अभी ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब सोल्यूशन का लेते हैं। सोल्यूशन का मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। सो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो ये वेपर प्रेशर ऐसे आएगा, वो नीचे आएगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम है। सो दिस इज ओनली, दिस इज सोल्यूशन एंड दिस इज सॉल्वेंट। ओके, अच्छे से समझो तो दिमाग में बैठ जाएगा। अब समझो इसका वेपर प्रेशर इक्वल आता है इस टेम्परेचर पे। लेट मी सी द न्यू कलर। सपोज ये मेरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm। तो इस टेम्परेचर पे आपका सॉल्वेंट बॉईल हो रहा है यहाँ पे, जिसको मैं T0B बोलूंगा।
और आपका सोल्यूशन बॉईल देखो उसी प्रेशर पे कब हो रहा है, हायर टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है ना, तो उसका 1 एटमॉस्फेयर आने में टाइम लगा था ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हीट ज्यादा करना पड़ा। तो ये जो डिफरेंस है ना बच्चों, ये है डेल्टा टीबी, दैट इज जब भी कभी आप किसी भी सॉल्वेंट में सल्यूट ऐड करते हो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ओके, नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करना है आपको, तो इसको मुझे अभी कोरिलेट करना है। तो ऐसा कहा जाता है, एज पर थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट्स एज वेल ऑफ वेंटॉफ ने बहुत इसके ऊपर रिसर्च किया है, डेल्टा टीबी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ये एम का बहुत गड़बड़ होता है, बच्चा है ना लिखता है मास, भाई इसमें एम जो है ना ये मास नहीं है, ये एम जो है ये मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, मैंने प्रोपोर्शनलिटी निकाल दी तो इसमें के बी ऐड कर दिया। के बी का मीनिंग होता है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, या तो फिर इसको एक नया नाम है एबिलियोस्कोपिक। एबिलियो मतलब जो बढ़ने वाला है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसीलिए एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब मोलैलिटी कैसे लिखते हैं, मोलैलिटी एम इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, टू का मतलब सल्यूट, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बराबर। अब प्रॉब्लम ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकालते हैं हम, तो वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार मास इनटू W1 इन केजी। तो कैन आई राइट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, देखो एम के जगह पे मैं ये सब डाल देता हूँ, W2 इंटू के बी अपॉन M2 इंटू W1 इन केजी। तो अगर ये ग्राम में हुआ ना, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है ये अगर ग्राम में हुआ तो अगर आप देखोगे डेल्टा टीबी इज अगेन रिलेटेड टू W2 वेट ऑफ सल्यूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड मोलर मास ऑफ सल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट तो आप फिक्स कर दोगे पहले ही, के बी तो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट है, तो जो सल्यूट आप लोगे उसका अमाउंट आपने जितना ज्यादा लिया उतना डेल्टा टीबी आएगा। सो आई कैन राइट हियर डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सल्यूट, या डायरेक्टली वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ऐसे भी तो हो जाएगा N2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा, सपोज 1 kg या 100 ग्राम जो भी यूनिट वैल्यू रहेगा। तो इससे हम प्रूफ कर चुके कि ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, सो प्लीज लुक एट द डेरिवेशन, इसके ऊपर बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं यार, ज्यादा कुछ होता नहीं है इसमें। आप लोग को लगता है अरे इतना क्या डिफिकल्ट कंसेप्ट, डिफिकल्ट नाम की चीज HSC में है ही नहीं। डिफिकल्ट क्या है पता है, डिफिकल्ट है हम खुद, क्योंकि हम खुद अपने आप को समझा नहीं सकते कि भाई ये आसान है। तो आसान है तो करना है, और जो डिफिकल्ट है वो पहले करना है, क्योंकि डिफिकल्ट को आसान बनाने का काम ही हमारा है। ओके, सो प्लीज टेक अ लुक ऑन दिस वीडियो, और यस लाइक शेयर करना मत भूलिए, ये आप ही के लिए है। एंजॉय कीजिए लर्निंग विथ सिंप्लिसिटी ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू ऑल, प्लीज गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड डू स्टडी फॉर HSC, सिर्फ नीट जेई के लिए नहीं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।